दोस्तों, अमेरिका के सुनसान हाईवेज पर सालों से एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाई जाती है, एक ऐसी रहस्यमय मौजूदगी कि मुसाफिरों की गाड़ियों में सवार हो जाती है और फिर उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक ना जाए। और आज की कहानी एक ऐसे ही कपल की है जिसने बस एक छोटी सी गलती की थी और उसके बाद उनकी पूरी रोड ट्रिप एक ऐसे डरावने सफर में बदल गई जहाँ हर मिनट जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जीत थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है जहां हम दो दोस्तों डैनियल और लूकस को देखते हैं जो एक लंबे सफर पर निकले हुए हैं। फिलहाल गाड़ी डैनियल चला रहा होता है और तभी अचानक लूकस कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। डैनियल उसे मना करता है। उसका कहना होता है कि इतनी रात में इस सुनसान जगह पर गाड़ी रोकना ठीक नहीं, लेकिन लूकस के लिए रुकना मुश्किल हो चुका होता है। मजबूरी में ही सही, डैनियल जंगल के किनारे कार को रोक देता है। लूकस जल्दी से कार से उतरता है और जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे भी गए कुछ ही सेकंड हुए होते हैं कि अचानक कार का हॉर्न लगातार बजने लगता है। हॉर्न की आवाज सुनते ही लूकस घबराकर जल्दी जल्दी वापस कार की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कार की हेडलाइट्स ऑन है और हॉर्न लगातार बजे जा रहा है, लेकिन डैनियल कार के अंदर नहीं है। लूकस घबराकर उसे अपने आसपास ढूंढने लगता है, मगर उसका वहाँ कोई पता नहीं चलता। तभी लूकस की नजर कार की डिग्गी पर पड़ती है जहाँ किसी ने गहरे खरोच जैसे अजीब निशान बना रखे होते हैं। लूकस काफी देर तक डैनियल को आसपास ही ढूंढता रहता है, लेकिन जब उसका वहाँ पे कोई पता नहीं चलता तो वो उसे फोन मिलाता है। तभी उसे फील होता है कि डैनियल का फोन तो कार के अंदर ही पड़ा है। उसी वक्त लूकस को ऐसा लगता है जैसे कार के बाहर कोई खड़ा हो। वो ध्यान से देखने की कोशिश ही कर रहा होता है कि अचानक डैनियल की खून से लथपथ बॉडी कार पर आ गिरती है। किसी तरह डैनियल अपना सर उठाकर बस इतना ही कह पाता है लूकस से कि भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। और अगले ही पल उसकी बॉडी को कोई अनदेखी ताकत हवा में उछालकर दूर जाकर फेंक देती है। ये देखकर लूकस एक पल के लिए उसकी तरफ बढ़ता तो है, लेकिन अगले ही सेकंड डर कर वापस कार में आ बैठता है और घबराहट में चाबी ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर सामने खड़े कोट पहने एक आदमी पर पड़ती है। लूकस उसे इग्नोर करके कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा सामने देखता है वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका होता है। लूकस फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वही आदमी इस बार कार के बिल्कुल पास खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर लूकस की सांसें अटक जाती हैं। तभी किस्मत से कार स्टार्ट हो जाती है और वो बिना पीछे देखे पूरी स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। काफी दूर आने के बाद उसे लगता है कि अब शायद वो बच गया है, लेकिन तभी अगले मोड़ पर वही आदमी फिर से लूकस को दिखाई देता है। उसके बाद हर मोड़ पर बार बार वही शख्स उसके सामने आता रहता है। अब तक डर के मारे लूकस की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी और वो तभी भयानक दिखने वाला आदमी, या यूं कहे कि वो शैतानी आत्मा, अचानक लूकस की कार के अंदर आ बैठती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है मैडी और टाइलर से, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कुछ हफ्तों के लिए अपनी खास मर्सिडीज बेचकर, और टाइलर ने अपनी इस वैन को ही एक छोटे से घर की तरह तैयार कर रखा है, जिसे देखकर मैडी काफी खुश होती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और अपनी इस नई लाइफ को खुलकर एंजॉय करने निकल पड़े हैं। सफर शुरू करने से पहले टाइलर वैन के अंदर सेंट क्रिस्टोफर का एक लॉकेट टांग देता है। उसका कहना होता है कि ये मुसाफिरों की हिफाजत करता है और पूरे सफर में उन्हें सेफ रखने वाला है। साथ ही उनके वैन में एक सिक्योरिटी कैमरा भी लगा होता है जो वैन के आसपास का पूरा एरिया रिकॉर्ड करता रहता है। इस तरह सफर करते करते उन्हें लगभग 6 वीक्स बीत चुके होते हैं। एक रात टाइलर अपनी वैन सड़क किनारे रोक देता है। मैडी सामने बने एक घर को देख रही होती है। एक्चुअली अपना घर छोड़ने का फैसला उसका कभी था ही नहीं। वो बस ये पूरी वैन ट्रिप सिर्फ और सिर्फ टाइलर की खुशी के लिए कर रही होती है। तभी टाइलर हाथ में शैंपेन की बोतल लेकर आता है। माहौल पूरी तरह रोमांटिक हो जाता है। वो बड़े प्यार से मैडी को प्रपोज करता है, लेकिन इससे पहले कि मैडी को जवाब दे पाती, अचानक कोई वैन के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। टाइलर खिड़की से बाहर देखकर चेक करता है तो वहाँ पास ही का रहने वाला एक आदमी खड़ा होता है जो कि काफी गुस्से में, जो कि उनसे साफ साफ कह देता है कि यहाँ कैंपिंग करना मना है। इतना ही नहीं, वो आदमी उन्हें धमकी भी देता है कि अगर उन्होंने यहाँ पे 1 मिनट के अंदर कार नहीं हटाई अपनी तो वो पुलिस को बुला लेगा। उस आदमी का गुस्सा देखकर टाइलर भी बहस नहीं करता। वो बस इतना कहता है कि ठीक है, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। उसके जाने के बाद मैडी आखिरकार टाइलर के प्रपोजल का जवाब हाँ में देती है।
दोनों काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ से एक होटल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जल्दी पहुँचने के चक्कर में वो जंगल वाला शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं। कुछ दूर आने के बाद ड्राइविंग मैडी संभाल लेती है क्योंकि टायलर अब थक कर सो चुका होता है। मैडी बार बार अपनी उंगली में टायलर की पहनाई हुई रिंग को देख रही होती है। तभी एक पल के लिए उसका ध्यान सड़क से हट जाता है और रिंग उसके हाथों से फिसल कर वैन के अंदर नीचे की तरफ गिर जाती है। जैसे ही मैडी झुक कर रिंग उठाती है तभी अचानक एक कार उनकी वैन के बिल्कुल बराबर में आ जाती है। ये वही कार होती है जिसमें लूकस बैठा होता है। वो भी किसी तरह मैडी और टायलर को आगे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और इतने शोर शराबे में टायलर की नींद भी खुल जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैडी देखती है कि वही कार अब सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर बुरी तरह से एक्सीडेंट का शिकार हो चुकी है। मैडी और टायलर तुरंत अपनी वैन उसके पास रुकते हैं और बिना देर के पुलिस को कॉल कर देते हैं। वहीं मैडी इंसानियत के नाते लूकस को बचाने के लिए उसकी कार की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही मैडी लूकस के पास पहुंचती है वो देखती है लूकस कार से बाहर निकलने की कोशिश तो करता है मगर अचानक कोई अनदेखी ताकत उसे वापस कार के अंदर खींच लेती है। तभी टायलर भी वहां आ जाता है। मैडी घबराते हुए उसे बताती है कि उसने अपनी आंखों से किसी को लूकस को अंदर खींचते हुए देखा है, लेकिन जब टायलर खुद कार के अंदर झांक कर देखता है तो उसे वहां लूकस के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। टायलर लूकस की मदद करने की कोशिश करता है और उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि एम्बुलेंस आती ही होगी, लेकिन तभी अचानक कार का एयरबैग फट जाता है और उसी झटके से लूकस के गर्दन की हड्डी बुरी तरह टूट जाती है। उसकी हड्डी टूटने की आवाज सुनकर मैडी बुरी तरह सहम जाती है। उसी वक्त मैडी की नजर लूकस की कार पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ती है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसे पहले डैनियल की कार पर था। और जैसे ही वो जंगल की तरफ देखती है तेज बारिश के बीच उसे कोई खड़ा दिखाई देता है, वही मिस्टीरियस आत्मा जिसे लोग अक्सर द पैसेंजर के नाम से जानते हैं। तभी टायलर उसके पास आता है और मैडी सबसे पहले उसी परछाई के बारे में टायलर को बताती है, लेकिन टायलर उसकी बात पर उस टाइम यकीन नहीं करता। इतने में एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँच जाती है। मैडी वापस अपनी वैन में आकर बैठ जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे साफ साफ एहसास होता है कि वैन के अंदर उसके ठीक पीछे कोई बैठा हुआ है और उसे उसकी मौजूदगी महसूस भी हो रही है। मगर जैसे ही मैडी पलटकर पीछे देखती है वहाँ कोई नहीं होता। कुछ देर बाद टायलर और मैडी एक होटल में पहुंच जाते हैं। रात वहीं बिताने के बाद अगले दिन दोनों एक वैन मीटअप के लिए निकलते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां आरवी और वैन में रहने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और पूरा दिन साथ बिताते हैं। निकलने से पहले टायलर की नजर अपनी वैन पर पड़ती है। वहाँ भी बिल्कुल वैसे ही अजीब खरोच के निशान बने होते हैं। ये देखकर मैडी तुरंत कहती है कि ऐसे ही निशान उसने कल रात लूकस की कार पर भी देखे थे। थोड़ी देर बाद दोनों उस मीटअप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। टायलर तो वहाँ मौजूद लोगों से मिलने जुलने में बिजी हो जाता है, लेकिन मैडी वैन के अंदर ही रहती है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे फलों पर पड़ती है। हैरानी की बात ये होती है कि इतनी ठंड होने के बावजूद सारे फल बुरी तरह सड़ चुके होते हैं। मैडी को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैडी टायलर से कहती है कि वो थोड़ा घूम कर आती है। घूमते घूमते वो एक छोटे से स्टॉल पर पहुंचती है जहाँ कुछ मर चुके लोगों की तस्वीर लगी होती है। उन्हीं तस्वीरों के बीच उसे एक फोटो पर वही मिस्टीरियस निशान दिखाई देता है। हालांकि फिलहाल वो इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से होती है जिसका नाम डायना होता है। मैडी उसे पिछली रात की पूरी घटना बताती है। ये सब सुनते ही डायना के चेहरे का रंग बदल जाता है। फिर वो मैडी से बड़े प्यार से कहती है कि रात के वक्त सुनसान रास्तों पर ड्राइव करने से बचना चाहिए और अगर कभी इनकेस ड्राइव करना भी पड़े तो चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना, क्योंकि उन रास्तों पर हमेशा इंसान नहीं होते, कभी कभी कोई और भी होता है। इतना कहकर डायना वहाँ से चली जाती है। तभी टायलर वहाँ पे आ जाता है और मैडी को कहता है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। वो मैडी को अपनी वैन के पास लेकर जाता है और दिखाता है कि उसने वैन को रिपेयर करवा कर दोबारा पेंट करवा दिया है और उस पर बने सारे निशान अब गायब हो चुके हैं। उसी रात मैडी और टायलर वैन मीटअप फेस्टिवल में बाकी लोगों के साथ आग के चारों तरफ डांस करते हुए खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उसी भीड़ के बीच मैडी की नजर एक बार फिर से उसी रहस्यमय पैसेंजर पर पड़ती है। अजीब बात ये होती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ मैडी ही देख पा रही होती है और वो भी लगातार बस मैडी को ही घूर रहा होता है। तभी टायलर वहाँ आ जाता है और मैडी का ध्यान दूसरी तरफ ले जाता है। कुछ देर के लिए मैडी भी उस बात को भूल चुकी होती है। कुछ घंटों बाद दोनों एक कम्युनिटी जिम में होते हैं। टायलर वहाँ के कॉमन वाईफाई का इस्तेमाल करके मैडी के लिए कुछ मूवीज डाउनलोड करने लगता है, जबकि मैडी अपना वर्कआउट कंप्लीट करके अकेली वैन की तरफ निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो जिम के बाहर आती है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अभी कुछ देर पहले जहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा थी अब पूरी सड़क एकदम सुनसान पड़ी होती है। मैडी जैसे ही वैन की तरफ बढ़ती है अचानक एक कार तेजी से उसके सामने से निकल जाती है,
जिस बात से मैडी बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जो वैन अभी कुछ सेकंड पहले बिल्कुल पास खड़ी थी वो काफी दूर दिखाई देने लगती है। हालांकि मैडी इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ती रहती है। करीब 1 मिनट चलने के बाद जब उसे लगता है कि वो वैन तक पहुंचने ही वाली है, तभी उसे साफ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत पलट कर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब जैसे ही वो वापस वैन की तरफ देखती है, वैन फिर से पहले से भी ज्यादा दूर नजर आती है। अब मैडी को यकीन हो जाता है कि सच में कुछ तो है उसके पीछे और वो बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से वैन की तरफ दौड़ पड़ती है और आखिरकार किसी तरह वैन के अंदर पहुंच जाती है। वैन के अंदर पहुंचते ही मैडी सबसे पहले डैश कैम की रिकॉर्डिंग चेक करती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सच था या फिर उसका वहम, लेकिन रिकॉर्डिंग में उसके पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि ऐसी आत्माएं या मिस्टीरियस एंटिटी कैमरे में तभी दिखाई देती है जब वो खुद चाहे। तभी मैडी के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। वो वीडियो उसी रात हुए लूकस के एक्सीडेंट का होता है, लेकिन उसे देखते ही मैडी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वीडियो में लूकस के अलावा ड्राइविंग सीट पर वही मिस्टीरियस पैसेंजर साफ दिखाई दे रहा होता है। अब मैडी को यकीन होने लगता है कि जो उसे बार बार दिखाई दे रहा है वो सिर्फ उसका वहम नहीं, वो चीज सच में उस रात भी लूकस के कार में अवेलेबल थी। तभी अचानक बिना किसी वजह के वैन के सारे हॉर्न अपने आप बजने लगते हैं। इस आवाज से मैडी और भी ज्यादा डर और घबरा जाती है। वो फौरन अपना टैबलेट ऑन करती है, कैमरों की लाइव फीड चेक करती है ताकि पता चल सके कि क्या सच में कोई बाहर है भी या नहीं, लेकिन स्क्रीन पर बाहर कोई दिखाई नहीं देता। और तभी अचानक टैबलेट अपने आप लॉक्ड हो जाता है। कुछ सेकंड बाद जैसे ही स्क्रीन दोबारा ऑन होती है उसमें वही पैसेंजर दिखाई देता है। पहले वो स्क्रीन के एक कोने में नजर आता है और अगले ही पल उसका डरावना चेहरा पूरी स्क्रीन पर शो करता है। उसे देखते ही मैडी डर के मारे जोरदार चीख निकल जाती है। तभी अचानक वैन का पिछला दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वही चीज धीरे धीरे वैन के अंदर एंटर कर रही हो और मैडी घबरा कर जल्दी जल्दी में टायलर को मैसेज करती है कि बस वो जल्दी से आ जाए। घबराई हुई मैडी तुरंत वैन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल उसकी ड्राइविंग सीट की बेल्ट अपने आप उसके गले में कसने लगती है। मैडी का तेजी से दम घुटने लगता है और वो खुद को उस बेल्ट से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। उसी वक्त उसके पीछे से वही मिस्टीरियस पैसेंजर दिखाई देता है। वो आते ही मैडी का गला दबाने लगता है जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। सबसे डराने वाली बात ये होती है कि उस पैसेंजर का चेहरा वैन में लगे रियर व्यू मिरर पर साफ दिखाई दे रहा होता है मैडी को। लेकिन तभी मैडी की नजर विंडशील्ड पर लगे सेंट क्रिस्टोफर के लॉकेट पर पड़ती है। वो बिना देर के उसी पेंडेंट को पैसेंजर के हाथ से टच कर देती है और पेंडेंट लगते ही उसका हाथ बुरी तरह जलने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैडी किसी तरह वैन से बाहर भाग जाती है कि तभी टायलर वहां पहुंच जाता है। मैडी घबराई हुई उसे पूरी बात बताती है। उसके कहने पर टायलर खुद वैन के अंदर जाकर हर जगह उसको चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर टायलर डरी हुई मैडी को शांत कराने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि उसे मैडी पर पूरा भरोसा है और वो जानता भी है कि मैडी जो कुछ कह रही है वो झूठ नहीं बोल रही है। अगली सुबह मैडी और टायलर एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं जहाँ वो अपनी वैन के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद रहे होते हैं। वही मैडी की नजर एक किताब पर पड़ती है जिसका नाम होता है हॉन्टेड हाईवे ऑफ अमेरिका। शुरुआत में मैडी बस यूं ही उस किताब के पन्ने पलट रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक चैप्टर पे जाके रुकती है जिसका नाम होता है द होबो कोड। जैसे ही वो उस पेज को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ बने निशान बिल्कुल वही होते हैं जो उसने लूकस की कार और अपनी वैन पर देखे थे। मैडी कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि शायद इन निशानों का उस रहस्यमय पैसेंजर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उधर जब मैडी और टायलर वापस अपनी वैन की तरफ लौट रहे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वही पैसेंजर वैन के अंदर बैठा उन्हें घूर रहा हो। और जैसे ही टायलर वैन के पास पहुंचता है वो देखता है कि वैन पर एक बार फिर वही अजीब खरोच वाले निशान वापस से बन गए हैं। ये देखकर इस बार वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बार बार ये सब आखिर उनके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन मैडी अब इतना समझ चुकी है कोई ऐसी चीज है जो लगातार उनका पीछा कर रही है और उन्हें मारना चाहती है। वैन में वापस आने के बाद मैडी अपने लैपटॉप पर उसी किताब के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करती है। तभी उसे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसमें साफ लिखा होता है कि अगर किसी गाड़ी पर 3 खरोच वाले निशान दिखाई दे तो इसका मतलब है द पैसेंजर उनके आसपास है। यानी इसी रहस्यमय शैतानी आत्मा को लोग काफी पहले से द पैसेंजर के नाम से जानते थे। मैडी उसके बारे में और पढ़ रही होती कि तभी टायलर वहां आ जाता है। वो चाहता है कि मैडी अब तक जो भी हुआ वो सब कुछ भूल जाए कुछ देर के लिए, इसीलिए वो मूवी नाइट की सोचते हैं और जंगल में ही एक
पोर्टेबल प्रोजेक्टर लगाकर वही 1953 की रोमांटिक मूवी रोमन हॉलिडे देखते हैं। लेकिन मैडी का मन कहीं और ही अटका होता है। उसके दिमाग में बार बार वही 3 निशान और वही पैसेंजर घूम रहा होता है। वो टाइलर से क्लियर वर्ड्स में कह देती है कि अब वो इस तरह की लाइफ नहीं जी सकती जहाँ हर रात सोने से पहले ये सोचना पड़े कि आज की रात सेफ है भी उनके लिए या फिर नहीं। इसी बीच मूवी चल रही होती है कि अचानक स्क्रीन पर फिल्म के अलावा किसी और की परछाई दिखने लगती है। इस बार मैडी ही नहीं बल्कि टाइलर भी उसे साफ देख लेता है। टाइलर उस परछाई के पीछे जाता भी वो परछाई धीरे धीरे अपना डरावना चेहरा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर साफ दिखाने लगती है। लेकिन जैसे ही टाइलर स्क्रीन हटाकर पीछे देखता है वहाँ कोई नहीं होता। उधर मैडी डर के मारे प्रोजेक्टर उठाकर चारों तरफ घुमाती है क्योंकि उसके पास तुरंत टॉर्च नहीं होती। तभी उसकी रोशनी एक जगह पड़ती है और कुछ सेकंड के लिए उसी पैसेंजर का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है और अगले ही पल वो पैसेंजर सच में उनके सामने आ खड़ा होता है। उसे देखते ही मैडी और टाइलर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं और बिना रुके भागते हुए अपनी वैन में आ जाते हैं। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। पैसेंजर वैन की छत पर चढ़ जाता है और तरह तरह की आवाजें करके दोनों को डराने लगता है। दोनों की हालत खराब हो चुकी होती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी टाइलर को याद आता है कि वैन की चाबी तो बाहर ही रह गई। मजबूरी में वो टॉर्च लेकर अकेला बाहर निकलता है और चाबी ढूंढने लगता है। तभी उसे कहीं जंगल में दूर से चाबी के छनछनाने की आवाज सुनाई देती है। टॉर्च की रोशनी डालने पर टाइलर को चाबी एक पेड़ की टहनी पर लटकी हुई दिखाई देती है। जैसे ही टाइलर उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है उसे महसूस होता है कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। वो दूसरी तरफ टॉर्च घुमाता है और तभी अचानक वही पैसेंजर हाथ बढ़ाकर उसके सामने आ जाता है। टाइलर बुरी तरह डर कर नीचे गिर पड़ता है। लेकिन अगले ही पल जब वो दोबारा टॉर्च की रोशनी डालता है वहाँ कोई नहीं होता। तभी मैडी भी वहाँ पहुँच जाती है। दोनों बिना एक सेकंड रुके भागते हुए वापस वैन में आ बैठते हैं और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में टाइलर घबराकर चिल्लाते हुए मैडी से पूछता है आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन कुछ पल बाद खुद को संभालते हुए वो शांत आवाज में मैडी से ही पूछता है कि क्या यही था जो तुम्हें दिखाई दे रहा था। मैडी बिना कुछ खास बोले बस हाँ कह देती है। कुछ देर बाद टाइलर और मैडी एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहाँ बैठते ही मैडी तुरंत वही किताब निकालती है और टाइलर को उसमें पैसेंजर के बारे में लिखी इन्फॉर्मेशन दिखाने लगती है। मैडी बताती है कि जब से यहाँ इन हाईवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है तभी से इस एरिया में इस मिस्टीरियस चीज का जिक्र मिलता है। किताब के मुताबिक द होबो कोड के ये अजीब निशान दरअसल द पैसेंजर से जुड़े हुए हैं। इन्हीं निशानों के जरिए वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। एक बार अगर वो किसी मुसाफिर के पीछे पड़ जाए तो फिर तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसे मार ना दे। ये सब सुनकर टाइलर भी पहली बार इस बात को सीरियसली लेने लगता है। थोड़ी देर बाद मैडी वॉशरूम में जाती है। वो काफी घबराई हुई होती है और अपने चेहरे पर पानी मारकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक फ्लैग स्टाफ मोटेल के पैम्पलेट पर पड़ती है। पैम्पलेट देखते ही उसे डायना की याद आती है। वो तुरंत बाहर आकर टाइलर से कहती है कि उन्हें तुरंत फ्लैग स्टाफ मोटेल जाना होगा क्योंकि डायना वही है और शायद वही इस पैसेंजर के बारे में उनसे ज्यादा जानती है। इसके बाद अगली सुबह दोनों बिना देर के उसी मोटेल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन ड्राइव करते करते उन्हें एक बार फिर से रात हो जाती है। लेकिन तभी अचानक ड्राइव करते करते टाइलर की वैन का टायर फट जाता है। मजबूरी में दोनों टॉर्च लेकर वैन से नीचे उतरते हैं। टाइलर टायर के स्क्रू खोलकर नीचे रखता है लेकिन तभी वो स्क्रू अपने आप लुढ़कते हुए वैन के नीचे चले जाते हैं। टाइलर उन्हें निकालने के लिए वैन के नीचे घुस जाता है। उधर मैडी वैन के पीछे की तरफ चली जाती है क्योंकि उसे एक बार फिर वही अजीब सा एहसास होने लगता है जैसे कोई उनके आसपास अवेलेबल हो। इसी बीच जब टाइलर वैन के नीचे स्क्रू ढूंढ रहा होता है तभी मैडी की नजर वैन के अंदर पड़ती है जहाँ उसे एक बार फिर से पैसेंजर के हाथ दिखाई देते हैं। इससे पहले कि मैडी कुछ समझ पाती पैसेंजर अचानक उसका मुंह दबाकर उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। मैडी की दबती हुई चीख टाइलर तक पहुंच ही जाती है। टाइलर घबरा कर बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त वैन का स्टैंड खिसक जाता है और उसके दोनों पैर उसके नीचे आ जाते हैं। उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। दर्द से तड़पते हुए भी टाइलर हार नहीं मानता। वो बार बार मैडी का नाम लेकर उसे आवाज देता रहता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े सेंट क्रिस्टोफर के उसी पेंडेंट पर पड़ती है। टाइलर तुरंत उसे उठाता है, किसी तरह वैन का टायर बदलता है और बिना एक पल रुके मैडी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैडी की आंख खुलती है और वो खुद को उसी जगह पर पाती है जहाँ लुकस के कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगती है। तभी सामने से टाइलर भागता हुआ आता और दिखाई देता है। टाइलर आते ही मैडी को गले लगा लेता है और कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसकी वॉइस चेंज हो जाती है और देखते ही देखते उसका चेहरा उसी डरावने पैसेंजर में बदल जाता है। यानी इस बार पैसेंजर टाइलर का रूप लेकर मैडी के सामने आता है क्योंकि मूवीज में अक्सर ऐसा होता ही है। इसके बाद वो अपनी मिस्टीरियस फोर्स से मैडी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच घुटनों के बल बिठा देता है।
है। उसका इरादा साफ होता है ताकि जब असली टाइलर वहाँ पहुंचे तो मैडी उसकी खुद की गाड़ी की टक्कर से मारी जाए। और होता भी यही, लेकिन सही वक्त पर टाइलर दूर से मैडी को देख लेता है और जोरदार ब्रेक मारता है और किसी तरह मैडी को बचा लेता है। अब दोनों समझ चुके होते हैं कि इस पावरफुल इविल एंटिटी पैसेंजर से अकेले लड़ना तो नामुमकिन है, इसीलिए वो बिना देर के डायना को ढूंढने निकल पड़ते हैं, क्योंकि फिलहाल एक वही है जिसे शायद पता है कि इस पैसेंजर से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। एक बार फिर मैडी और टाइलर उसी वैन मीटअप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ काफी सारे लोग अपनी अपनी वैन के साथ रुके हुए होते हैं। रात का वक्त होता है, चारों तरफ अच्छी खासी रोशनी होती है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ मौजूद कोई भी इंसान अब रात में सफर करने की हिम्मत नहीं रखता। मैडी और टाइलर सबसे जाकर पूछते हैं कि क्या उन्हें पता है डायना कहाँ है, लेकिन वहाँ मौजूद हर शख्स उसके बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। तभी डायना खुद उनकी बातें सुन लेती है और उनके पास चली आती है। मैडी उसे बताती है कि वो इविल पैसेंजर उनका पीछा कर रहा है, लेकिन ये सुनते ही डायना उनकी मदद करने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि दोनों यहाँ से तुरंत निकल जाए। इतना ही नहीं, वो वहाँ अवेलेबल बाकी सभी लोगों को अलर्ट कर देती है कि सब लोग जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाए, क्योंकि पैसेंजर यहाँ भी आ सकता है। डायना भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मैडी उसे रोककर बताती है कि वो उस पैसेंजर को चोट पहुंचा चुकी है। वो कहती है कि जब पैसेंजर उसका गला दबा रहा था तब उसने सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट उसके हाथ से टच कर दिया था और उसी के बाद से उसने उसे छोड़ दिया था। ये बात सुनते ही डायना सीरियस हो जाती है और उन्हें बताती है कि अब उन्हें जल्द से जल्द सेंट क्रिस्टोफर के चर्च पहुंचना होगा और कोशिश करनी होगी कि किसी तरह पैसेंजर को भी वहीं तक ले जाए। साथ ही डायना ये भी कहती है कि उन्हें सड़क पर बने उन साइंस को और निशानों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि उसी में आगे का रास्ता छुपा हुआ है। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है, तेज हवा चलने लगती है। डायना तुरंत मैडी को और टाइलर को वहाँ से निकलने के लिए कहती है और फैसला करती है कि वो भी उनके साथ चलेगी उस चर्च तक उनकी हेल्प के लिए। लेकिन जैसे ही डायना अपनी वैन उनकी वैन के पास लाकर रोकती है, मैडी और टाइलर के देखते ही देखते वही पैसेंजर डायना की वैन के अंदर उसके ठीक पीछे दिखाई देता है और अगले ही पल उसकी गर्दन मोड़कर उसकी जान वहीं ले लेता है। यानी जिस इंसान से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, पैसेंजर सबसे पहले उसी को रास्ते से हटा देता है ताकि अब उनकी मदद करने वाला कोई ना बच सके। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद टाइलर बिना एक सेकंड रुके वैन दौड़ा देता है और सीधा एक पेट्रोल पंप पर जाकर रोकता है जहाँ चारों तरफ अच्छी खासी रोशनी होती है। सबसे पहले वो अपनी जख्मी पैरों को पट्टी से बांधता है। इसके बाद दोनों वैन में पेट्रोल भरवाते हैं और वहीं पास के एक स्टोर में जाते हैं। स्टोर से वो सेंट क्रिस्टोफर के सारे लॉकेट खरीद लेते हैं और पूरी वैन में उसे टांग देते हैं, क्योंकि मैडी पहले ही देख चुकी थी कि सिर्फ इसी लॉकेट से उस पैसेंजर को चोट पहुंचती है। अगली सुबह दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में चलते चलते अचानक मैडी की आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती है और जैसे ही वो उन्हें खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। अभी कुछ पल पहले सुबह थी, लेकिन अब बाहर घना अंधेरा छा चुका है, रात का माहौल बन चुका है। मैडी घबराकर समझ नहीं पाती कि आखिर एक सेकंड में दिन से रात कैसे हो गई। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बने उसी होबो कोर्ट पर पड़ती है। इस बार वो उन निशानों को समझते हुए उसी डायरेक्शन में वैन को मोड़ देती है, जो कि एक बेहद कच्चा रास्ता है, सिर्फ घास ही दिखाई दे रही है। जैसे जैसे वो उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक वैन का रेडियो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। रेडियो में से वही पैसेंजर उन्हें वापस जाने की धमकी देता है, क्योंकि वो उन्हें जहन्नुम भेज के ही रहेगा। ये सुनते ही टाइलर गुस्से में रेडियो पर जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद दोनों बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। इतना तो पता चल गया कि हाँ, ये दोनों सही रास्ते पर ही हैं। तभी वो इविल पैसेंजर बौखला गया है, लेकिन सामने खराब कार रास्ता रोककर खड़ी होती है। उसे हटाने के लिए टाइलर वैन से नीचे उतरता है और मैडी को धीरे धीरे आगे जाने का इशारा करता है। तभी अचानक टाइलर एक जगह आकर रुक जाता है। मैडी उसके पास पहुंचती है। वो डरते हुए कहता है कि सामने चर्च है, लेकिन मैडी जैसे ही आगे देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चर्च को जाने वाले रास्ते पर दर्जनों सड़ी गली लाशें बिखरी पड़ी होती है और चर्च तक पहुंचने का सिर्फ एक यही रास्ता है, उन्हीं लाशों के ऊपर से जाया जाए। वो हिम्मत करके वैन को आगे बढ़ा देते हैं। तभी अचानक वैन का पिछला दरवाजा अपने आप खुल जाता है और पीछे वही पैसेंजर खड़ा होता है। अगले ही पल वैन में टंगे सारे सेंट क्रिस्टोफर के लॉकेट हवा में उछलकर इधर उधर बिखर जाते हैं। टाइलर तुरंत पीछे का दरवाजा बंद करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है पैसेंजर अब वैन के अंदर ही खड़ा होता है। वो टाइलर पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। इस बार तो टाइलर के हाथ में मौजूद सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट भी उस पर कोई असर नहीं करता। अगले ही पल पैसेंजर अपनी ताकत से टाइलर को चलती वैन से बाहर फेंक देता है, लेकिन मैडी इस बार वैन नहीं रोकती। उसे बस एक ही बात याद होती है कि किसी भी हाल में वैन को चर्च तक पहुंचाया जाए। उधर पैसेंजर धीरे धीरे मैडी की तरफ बढ़ने लगता है और एक बार फिर उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त मैडी पूरी
पूरी ताकत से ब्रेक मारती है। जोरदार झटके से पैसेंजर सीधा वैन के विंडशील्ड तोड़कर बाहर जा गिरता है और चर्च जाकर चर्च की पवित्र जमीन पर गिरता है। जैसे वो जमीन को छूता है उसकी ताकतें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है या कहीं कि धुएं के जरिए हवा में उड़ने लगती है। मैडी ये मौका बिल्कुल नहीं गवाती। वो पूरी स्पीड में वैन उसकी तरफ दौड़ाती है और उसे घसीटते हुए चर्च के अंदर लगी सेंट क्रिस्टोफर की बड़ी सी मूर्ति तक ले जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इतना सब होने के बाद भी पैसेंजर खत्म नहीं होता। तब मैडी अपनी आखिरी हिम्मत जुटाती है और मूर्ति में लगी लोहे की रॉड सीधी पैसेंजर के आर पार घुसा देती है। बस उसी पल पैसेंजर की बॉडी तड़पते हुए हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगले ही पल चर्च के अंदर आग फैलने लगती है। मैडी भागती हुई बाहर निकलती है जहाँ टाइलर पहले से उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। दोनों वहीं बैठकर पहली बार चैन की सांस लेते हैं। हालांकि टाइलर उदास होता है। वो कहता है कि सब खत्म हो गया। उसका इशारा पैसेंजर से नहीं बल्कि उस एंगेजमेंट रिंग की तरफ होता है जिसे वो खो चुका होता है। तभी मैडी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बताती है कि वो रिंग अभी भी उसके पास सेफ है। ये देखकर टाइलर भी मुस्कुरा देता है और आखिरकार इतनी लंबी और खौफनाक लड़ाई के बाद दोनों एक बार फिर से साथ होते हैं। यही होती इस रहस्यमय पैसेंजर की कहानी खत्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म के पीछे की इंस्पिरेशन कुछ हद तक टेक्सास के मशहूर हाईवे भूतिया कहानियों से जुड़ी मानी जाती है। टेक्सास में डेविल बैकबोन नाम का एक सुनसान रास्ता है जिसे वहाँ के सबसे डरावने हाईवे में गिना जाता है। बाकी मिलती हूँ आपसे किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय।